Today I'm going to conduct clinical session based on scenario. Today's scenario is 34 years old women married for 4 years with second marriage of both partners who is nulliparous with one miscarriage, presented with feeling of abdominal mass with distension for the last 3 months and epigastric discomfort for 1 month. अब इस सिनेरियो की दो पॉसिबिलिटीज हैं. या तो ये सिनेरियो एग्जामिनर आपको देगा और वो आपसे स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करेगा कि चलें जी बताएं, ये सिनेरियो आपने पढ़ लिया, अब बताएं व्हाट इज योर क्लिनिकल अप्रोच, आपने इस केस को कैसे आगे लेके चलना है, और फिर आप अपनी मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश को यूज करते हुए एग्जामिनर से कम्युनिकेट करेंगे और एंटायर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. दूसरी सूरत यह है कि आपको कैबिन में ये सिनेरियो मिल गया और कोई रोल प्लेयर बैठा हुआ है या एग्जामिनर खुद से पेशेंट बन गया और वो आपसे कहते हैं कि चलें जी ये सिनेरियो आपको पता चल गया, नाउ आस्क मी क्वेश्चंस, मुझसे क्वेश्चन पूछें या जो रोल प्लेयर बैठा है उससे सवाल करें और मुझे बताएं कि आपने क्या डायग्नोसिस बनाया. सो ये दो तरीके से आपको मिल सकता है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन की कि अगर एग्जामिनर आपको ये सिनेरियो देता है और वो आपसे कहते हैं कि बताएं व्हाट इज योर क्लिनिकल अप्रोच, आपने थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा एग्जामिनेशन, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट, चारों कंपोनेंट्स पे बात करनी है. Whenever you see a scenario in exam, there are 3 points that you need to make in your mind. आपने फौरन से सिनेरियो के बाद 3 पॉइंट्स अपने माइंड में बनाने हैं. पॉइंट नंबर 1 इज बायोडेटा. बायोडेटा में पेशेंट की एज आ जाएगी, शी इज मैरिड फॉर हाउ लॉन्ग, और ये पहली शादी है या दूसरी शादी है ये आ जाएगा. उसकी पैरिटी आ जाएगी, चाहे वो गायनी का केस है या ऑप्स का केस है. पॉइंट नंबर 2 इज प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एंड पॉइंट नंबर 3 इज रिस्क फैक्टर्स. सो ये तीनों पॉइंट्स आपने बना लिए. अब आप ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे. अब यहां सिनेरियो पढ़ के पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या बना, 34 इयर्स ओल्ड पेशेंट है एंड शी इज मैरिड फॉर 4 इयर्स, 4 साल हो गए हैं उसकी शादी को, एंड दिस इज सेकेंड मैरिज ऑफ बोथ पार्टनर्स. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आपने पहली शादी के बारे में भी 2-4 सवाल करने हैं. क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं पहली शादी से रिलेटेड? दोनों मियां बीवी की पहली शादी से कितने बच्चे थे, पहली शादी कितना अरसा रही, और खास तौर पे अगर हस्बैंड की बात करें तो छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, लास्ट चाइल्ड बॉर्न. इससे ये पता चलेगा कि उसकी फर्टिलिटी को कितना टाइम गुजर चुका है. जाहिर है अगर छोटे बच्चे की उम्र 2 साल 1 साल की है तो इसका मतलब है कि हमें हस्बैंड सीमेन एनालिसिस की जरूरत नहीं है ना. और इसी तरह हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो इस खातून के साथ जो दूसरी शादी करके वो लाया है इस खातून के साथ रह रहे हैं. सो हमें टोटल उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी का भी पता चलेगा और घर के अंदर क्या हालात हैं वो भी पता चलेगा. क्योंकि अगर 4-5 बच्चे हैं तो जाहिर है कि इस हस्बैंड का फर्टिलिटी की तरफ इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इस वक्त बच्चों की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेगा दूसरी बीवी के लिए. सो ये 3-4 बातें बताता है हमें. और अगर हम वाइफ की बात करें, फीमेल पार्टनर की बात करें, तो उसकी पहली शादी से रिलेटेड आपने क्या पूछना है कि उसके बच्चे कितने थे, कितने सिजेरियन, कितनी नॉर्मल डिलीवरीज, छोटे बच्चे की उम्र कितनी थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, और अगर कोई मिसकैरेज था तो क्या मिसकैरेज के बाद डीएनसी हुई थी. बिकॉज अगर डीएनसी हुई थी तो एशरमैन सिंड्रोम हमारे माइंड में आ सकता है. अगर पेशेंट आपकी नली पेरस है खास तौर पे तो इसका मतलब है कि फर्टिलिटी डिस्टर्ब्ड है. और अगर पेशेंट नली पेरस है यानी पहली शादी से भी उसके बच्चे नहीं हुए तो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट. सो ये पहली शादी से रिलेटेड आपने बातें पूछ ली हैं. ये सारा कुछ आप पॉइंट नंबर 1 में देख रहे हैं. और यहाँ पे क्या पता चला, द पेशेंट इज नली पेरस, यानी ना उसकी पहली शादी से कोई बच्चे थे और ना अभी तक दूसरी शादी से जिसको 4 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं कोई भी बच्चे हैं. अच्छा, एक बात उन्होंने बताई, शी इज नली पेरस बट शी हैड 1 मिसकैरेज, एक मिसकैरेज उसका था. सो ये पहली शादी से उसका मिसकैरेज था. सो इसकी हम डिटेल्स लेंगे कि अच्छा क्या वो मिसकैरेज खुद ब खुद हुआ था, कितने जेस्टेशनल वीक्स पे हुआ था, क्या उसके बाद डीएनसी हुई थी, और अगर डीएनसी हुई तो कहाँ पे हुई थी, कोई प्राइवेट क्लिनिक था, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थी, या किसी ऐसी एलएचवी दाई ने किया था. ये इंपॉर्टेंट बात है ना, बिकॉज उसी से ही परफोरेशन के चांसेस होते हैं, उसी से ही एशरमैन सिंड्रोम रिलेटेड होता है. सो ये आपने देख लिया. प्लस क्या आरपीओसीज को एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, साइटोलॉजी के लिए भेजा गया था, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई थी,
ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो फिर ये जरूर पूछना है कि क्या मिसकैरेज के बाद अगर DNC हुई थी तो आपको NTD का इंजेक्शन लगा था। इसमें मिसकैरेज से रिलेटेड 3-4 सवाल हमें पता चल गए। अब ये सारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आता है? पेशेंट का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और ऑब्स का केस है तो ये रिस्क फैक्टर है। तमाम तरह के मेडिकल डिसऑर्डर्स रिस्क फैक्टर में आते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, इसी तरह कोई पुरानी हिस्ट्री किसी कॉम्प्लिकेशन की, वो भी रिस्क फैक्टर है। हिस्ट्री ऑफ PPH, हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ, ये सारी बातें रिस्क फैक्टर में आ रही हैं। इसी तरह पेशेंट की कोई भी करंट ऐसी सिचुएशन, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, कोई साइकियाट्रिक सिचुएशन है जिसके लिए वो करंटली अभी मेडिसिन ले रही है, ये भी रिस्क फैक्टर में आ रहा होता है। सो यानी मेडिकल डिसऑर्डर सब तरह के, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, कोई कॉम्प्लिकेशन की हिस्ट्री, इसी तरह से बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। अगर पेशेंट के पास कोई अलाइव इशू नहीं है और उसके रिपीटेड मिसकैरेजेस होते जा रहे हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, देन दिस इज अगेन रिस्क फैक्टर। सो यूं करके ना आपने रिस्क फैक्टर डिग आउट करना होता है खुद से, वहां लिखा हुआ नहीं होता। सिनेरियो को पढ़ के और पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद आप अपना रिस्क फैक्टर डिग आउट करते हैं। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। अब आप पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं, बिकॉज पॉइंट नंबर 2 से ही आपने हिस्ट्री के 4-5 सवाल अपने माइंड में बनाने हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। यहां पे देखें सिनेरियो पढ़ के, क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है? फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल मैस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर द लास्ट 3 months एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉर द लास्ट 1 month। 2 बातें आपको पता चल गई। 3 महीने से पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसका पेट फूलता जा रहा है और उसे हेवीनेस है, उसे लगता है कि मेरे पेट के अंदर कोई रसौली बन रही है, कोई ऐसी चीज ग्रो कर रही है जिसकी वजह से एब्डोमिनल गर्थ उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एब्डोमिनल डिस्टेंशन की क्या रीजंस हो सकती हैं? देयर आर सम यूट्राइन नेचर मैसेस एंड देयर आर सम ओवेरियन नेचर मैसेस। यानी आपने पेल्विक मैसेस को भी देखना है, एब्डोमिनल मैसेस को भी देखना है। सबसे पहले पेल्विक मैसेस को देखें, क्या हो सकता है? यूट्राइन नेचर के मैसेस कौन कौन से हैं? फाइब्रॉइड यूट्रस, एडिनोमायोसिस, कोई पॉलिप हो सकता है जिसकी वजह से यूट्रस एनलार्ज हो रहा है। उसके अलावा ओवेरियन नेचर के कौन से मैसेज आते हैं? बिनाइन मैसेज हो सकते हैं, मेलिग्नेंट मैसेज हो सकते हैं। बिनाइन मैसेज की अगर हम बात करें, फिजियोलॉजिकल सिस्ट हो सकती हैं, थीका ल्यूटीन सिस्ट बड़ी बड़ी बन जाती हैं, एंडोमेट्रियोमास बड़े बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कोई टीओ मैसेज हो सकते हैं, ट्यूबो ओवेरियन मैसेज हो सकते हैं जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है। इसके अलावा मेलिग्नेंसी में जर्म सेल ट्यूमर कॉमन होते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जैसे कि डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर्स, कोरियोकार्सिनोमा। ये 3-4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। इवन एपिथेलियल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे नीचे आते हैं। एपिथेलियल ट्यूमर पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में कॉमन है। सो बिनाइन मैसेज, मैलिग्नेंट मैसेज, दोनों को आपने सोच लिया। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई ब्लैडर की ग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है। एसाइटीज हो सकती है, कोई ऐसा ट्यूमर जिसका स्प्रेड हो चुका, जिसने मेटास्टेसाइज कर लिया और उसकी वजह से एसाइटीज हो गया, तब भी तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। और एसाइटीज लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है। सो अब आप एब्डोमिनल मैसेज को सोचें। कोई मीजेंटेरिक मैस हो सकता है, कोई भी गट के ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई डाइवर्टिकुलम हो सकता है जो वहां बन गया, कोई ऐसा एब्सेस हो सकता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई है। अब इन चीजों से रिलेटेड 1-1, 2-2 सवाल पूछेंगे। यूट्राइन नेचर के मैसेज से स्टार्ट करें। हमें लग रहा है कि मे बी दिस इज फाइब्रॉइड यूट्रस। आपका क्वेश्चन क्या होगा? LMP क्या थी? लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट क्या थी? पीरियड्स आपको लास्ट कब आए हैं? पेशेंट की LMP से अंदाजा लगाते हैं कि हम प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा हमारा क्लू है। सो सबसे पहले आप पेशेंट से उसकी LMP के बारे में पूछेंगे कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। इस पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 21 डेज बिफोर था। फिर उसके बाद आप पूछेंगे कि अच्छा, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स निकलते हैं, कोई बड़े बड़े खून के लोथड़े निकल रहे होते हैं, यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में पूछ लिया। डिस्मेनोरिया के बारे में पूछें, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, नीचे आपको नलों में दर्द हो रहा होता है। साथ ही फैमिली हिस्ट्री भी कवर कर लें कि आपकी मदर, बहनें, खालाएं, फूफियां, उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या बच्चेदानी का यूट्राइन कैंसर है और क्या उनको भी फाइब्रॉइड यूट्रस था। इससे अंदाजा हो जाएगा। या आपको कभी पुराने किसी अल्ट्रासाउंड में किसी ने बताया हो कि जी आपको तो रसौली बनी हुई है बच्चेदानी के अंदर, फाइब्रॉइड बना हुआ है, कभी ऐसा हुआ? अगर वो कहे डिस्मेनोरिया है तो फिर आपने PID के भी सवाल करने हैं और फिर एडिनोमायोसिस के सवाल भी करने हैं और एंडोमेट्रियोसिस के सवाल भी करने हैं, क्योंकि डिस्मेनोरिया का ताल्लुक इन तीनों चीजों के साथ है। अब चूंकि उसने कहा डिस्मेनोरिया नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेटिस्फाइड।
लेकिन अगर डिस्मेनोरिया होता तो हम फिर पूछेंगे कि अच्छा, पीरियड्स के स्टार्ट होने से ये डिस्मेनोरिया शुरू होता है और पीरियड्स खत्म होते ही ठीक हो जाता है या पूरा महीना रहता है? अगर डिस्मेनोरिया पूरा महीना रहेगा तो दिस इज एडिनोमायोसिस। अगर डिस्मेनोरिया पीरियड्स के शुरू होने से लेके आखिर तक रहता है देन दिस इज एंडोमेट्रियोसिस। फिर उसके बाद आप विजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पूछेंगे, इज देयर एनी विजाइनल डिस्चार्ज? और अगर विजाइनल डिस्चार्ज है तो आप विजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट पूछेंगे, कलर पूछेंगे, कंसिस्टेंसी पूछेंगे, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद इचिंग और नॉट। ये 3-4 सवाल विजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड है। फिर आप पूछेंगे कि अच्छा, इस मैस के साथ आपको बुखार तो नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि अगर ये टीओ मैस है, ट्यूब ओवेरियन मैस है, कोई भी गोनोरिया, क्लेमिडिया, कोई एब्सेस बना हुआ है, कोई टीओ मैसेस हैं, तो साथ में बुखार भी हुआ होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगी, विजाइनल डिस्चार्ज भी होगा, डिस्मेनोरिया भी होगा और फीवर भी होगा। सो आपने ये वाली बातें पूछ ली। अब हम ओवेरियन नेचर के मैसेस के बारे में पूछ रहे हैं। हमने फैमिली हिस्ट्री पता कर ली कैंसर की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओवेरियन कैंसर फैमिलीज में चल रहा होता है, या अगर फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर चल रहा होता है तब भी पेशेंट के चांसेस होते हैं कि उसको कैंसर हो जाए। सो आपने फैमिली हिस्ट्री को देख लिया। फिर आपने उसकी नेचर के बारे में पूछना है, इज इट रैपिडली ग्रोइंग मैस? आपने पूछना है कि इसका ऑनसेट कब था, कितना ड्यूरेशन है, ये कितने अरसे से आप नोट कर रही हैं, यहां लिखा भी हुआ है कि 3 मंथ से है। सो आपने उसको पूछना है कि अच्छा, 3 महीने पहले आपको अचानक से महसूस हुआ कि मेरा पेट इतना बड़ा हुआ है, या ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और आप महसूस कर रही हैं कि ये तो फैलता ही जा रहा है। फिर क्या आपने अभी तक इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया? कोई प्राइवेट क्लिनिक से, कोई अपने घर के करीब वाले क्लिनिक से, या किसी भी गवर्नमेंट के अस्पताल से, टर्शरी अस्पताल से आपने कोई इलाज किया इसका अभी तक? सो अभी तक हमने क्या किया कलेक्टिवली? अभी तक हमने हिस्ट्री में एब्डोमिनल डिस्टेंशन और मैस से रिलेटेड क्या क्या पूछा। हमने फाइब्रॉइड को दिमाग में रखते हुए 2-3 सवाल किए, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एचएमबी, डिस्मेनोरिया। हमने ओवेरियन नेचर के मैसेज, टीओ मैसेज हो गए, पीआईडी, उससे रिलेटेड सवाल किए। हमने एडिनोमायोसिस से रिलेटेड सवाल कर लिया। अब हम एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, क्योंकि पेशेंट की इनफर्टिलिटी भी चल रही है। वो लोग जिनकी सब फर्टिलिटी होती है और उनका कोई मैस की हिस्ट्री होती है, तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस को आप जरूर सोचेंगे। एंडोमेट्रियोसिस के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? देयर विल बी डिस्मेनोरिया, डिस्पेरूनिया, विच इज डीप डिस्पेरूनिया। पीआईडी में सुपरफिशियल डिस्पेरूनिया होता है, यानी एक्ट ऑफ इंटरकोर्स के शुरू में ही दर्द होगा, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में डीप डिस्पेरूनिया होगा, यानी एक्ट ऑफ इंटरकोर्स खत्म होने के बाद काफी देर तक पेशेंट को पेन रहेगा। सो डीप डिस्पेरूनिया होगा एंडोमेट्रियोसिस में। डिस्मेनोरिया, हल्का हल्का नलों में नीचे दर्द रहेगा, सब फर्टिलिटी होगी साथ में, और ये भी हो सकता है कि मे बी पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड कराया हो या कोई एमआरआई, सीटी स्कैन हुआ हो जिसमें ये पता चला हो कि एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स बने हुए हैं, स्पॉट्स बने हुए हैं, या पेशेंट को खुद पता हो कि भाई मेरी तो चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है। ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा को चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सो पेशेंट को खुद भी अंदाजा होता है कि जी मेरी तो चॉकलेट सिस्ट बनी हुई है, मुझे तो अल्ट्रासाउंड में पता था कि ऐसा है। सो आपने पेशेंट का अपना नॉलेज भी इंक्वायर करना है कि उसे किस हद तक अपनी बीमारी का पता है, अभी तक क्या इलाज करा चुकी है। ये 3-4 डायग्नोसिस हमने अपने माइंड में बनाए और सवाल पूछे। अब इंपॉर्टेंट सवाल एक और कौन सा है? मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स। आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या वेट लॉस की हिस्ट्री है? पिछले कुछ दिनों से आपका वजन बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है? इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, एनोरेक्सिया, केकेक्सिक लुक आ रही है अगर पेशेंट की, परेशान हाल, इरेटेबिलिटी के साथ, तो ये मैलिग्नेंसी में होता है, ये ट्यूमर्स में होता है, कैंसर वाले पेशेंट्स में होता है। सो ये आपने 2-3 मैलिग्नेंसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिए। फिर मेटास्टेसिस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, जिनमें सबसे पहली बात बोन पेन, बड़ा कॉमन है। मेट्स जब बनते हैं तो पेशेंट को बोन पेन होता है। और क्या होगा? अगर प्लूरल इफ्यूजन हो गई, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अगर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो आई चेंजेस आ जाएंगी, ब्लरिंग ऑफ विजन स्टार्ट हो जाएगा, बिनाई कमजोर पड़ती जाएगी। और इसी तरह अगर मेट्स गट में इधर उधर फैल गए तो पर रेक्टल ब्लीड भी मिलेगा, मेलिना कहते हैं जिसको। कोई भी मैस एब्डोमेन का केस है, आपने मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स पूछने हैं, मेटास्टेसिस के सिम्टम्स पूछने हैं, फिर उस मैस से रिलेटेड सिम्टम्स पूछने हैं, यानी उसका ऑनसेट कब था, ड्यूरेशन, ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि आराम आराम से बढ़ रहा है। एक्यूट ऑनसेट के मैसेज मैलिग्नेंट होते हैं, क्रॉनिक ऑनसेट के मैसेज बिनाइन होते हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट कैसे पता चलता है। हिस्ट्री से लेके एग्जामिनेशन तक हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ये तो बिनाइन नेचर का मैस है। साथ ही आपने एक और काम करना है, मैस के प्रेशर सिम्टम्स पता करने हैं।
जैसे हमने मेलिग्नेंसी सिम्टम्स पता किए, अब हम प्रेशर सिम्टम्स से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। वो कौन से होते हैं? यानी अगर कोई मैस अंदर बढ़ रहा था तो यकीनन वो लंग्स को कंप्रेस करेगा, वो एब्डोमेन के बाकी ऑर्गन्स को कंप्रेस करेगा। तो क्या होगा? अगर लंग्स को वो डिस्टर्ब कर रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट को सांस चढ़ेगा, सांस फूलेगा, घर के कामकाज करते हुए उसका सांस फूल रहा होगा। फिर उसे एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी होगा, खाना नहीं खाया जा रहा होगा, उससे ये वाले सवाल आप पूछेंगे। लेटा नहीं जा रहा होगा, सीधा लेटना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो कमर के पीछे तकिया रख के लेट रही होगी, चला नहीं जा रहा होगा, देयर विल बी वॉकिंग डिफिकल्टी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। फिर उसके बाद हेमरॉइड्स हो सकते हैं, वेरिकोज वेन्स बन सकती हैं। ये प्रेशर सिम्टम्स हैं। एडीमा बायलैटरल लेग्स में बना हुआ होगा, ये प्रेशर का इफेक्ट आ रहा है, जो अंदर से मैस प्रेशर दे रहा होता है। सो अब हमने ओवरऑल क्या किया? हमने मैस से रिलेटेड सिम्टम्स भी पूछे, फिर उसकी कॉजेस को आइडेंटिफाई करके उनसे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे, फिर उसके बाद कुछ जनरलाइज तरीके से मेलिग्नेंसी के सिम्टम्स देखे, प्रेशर सिम्टम्स देखे, मेटास्टेसिस के सिम्टम्स देखे। अब जो पेशेंट की अगली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, दैट इज एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉर द लास्ट 1 मंथ। इसके पीछे क्या बात हो सकती है? सबसे पहले तो एसिड पेप्टिक डिजीज के बारे में पूछें, एपीडी। आपको कोई मिर्च मसाला खाने के बाद से एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होता है या सारा दिन रहता है? अगर तो उसको सारा दिन रह रहा है और इसका ताल्लुक खाने से नहीं है, देयर इज नो डिस्पेप्सिया, इसका मतलब है कि इट इज सेकेंडरी टू मैस, इट इज सेकेंडरी टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी वो मैस ऊपर तक आता जा रहा है और वो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सारा दिन में नहीं होता, सिर्फ खाने के बाद डिस्पेप्सिया हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, देन दिस इज रिलेटेड टू एपीडी। एसिड पेप्टिक डिजीज हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ड्यूडेनम का कोई अल्सर हो सकता है। फिर हम आगे जाएंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इन सब चीजों की तरफ।